मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस। यस सर। बीच में बोलना, वापस बता रहा हूँ बेटा, मैं वाईफाई के नेटवर्क नहीं में फोन की डेटा से कनेक्ट हुआ हूँ। मे भी नेटवर्क फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा आप लोगों को। सर कौन आ से रही जंगल है। के पास हो आप अभी? हाँ जी। सर आपके भाई के घर जंगल में है ना, मेरे को लगा मतलब उस वक्त आपने बोला था ना पहले आप जैसे आए थे। स्क्रीन दिख रहा है बेटा आप लोगों को? यस यस सर। परफेक्ट। देखिए, डिटरमिनेंट के हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिया था। एक बच्ची का डाउट था सर फैक्टर थ्योरम वापस पढ़ाई करने का है। चलिए, शुरू भी फैक्टर थ्योरम से ही करना था और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बेटा फैक्टर थ्योरम एक बार और पढ़ाऊंगा, है ना। वैसे याद होना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम था क्या, कहाँ गया ये फैक्टर थ्योरम, कहीं पे तो था ना। ये तो सम प्रॉपर्टी है। लास्ट में। हाँ जी, यही है ना, हाँ जी, ऊपर ही था। यस तो फैक्टर सर। थ्योरम में मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, और लिख के भी दिया था कि फैक्टर थ्योरम पे बनने वाले सारे डिटरमिनेंट स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा। याद क्यों करना है? क्योंकि जब जेई आपसे क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन के बीच में ऐसे डिटरमिनेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर वहां पे आप वापस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका टाइम जाएगा, एंड पूरा टाइम बचाने का गेम होता है। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप इन शक्लों को याद रखें कि सर इनका फोटो ऐसा हुआ तो रिजल्ट ये लगता है। अब हमारा सोचने का तरीका क्या था? सर ये आपका फैक्टर प्रॉपर्टी कब लगेगा, ये जानने वाली बात है। तो सिंपल सा फंडा था कि सर अगर कोई डिटर्मिनेंट में आप किसी नंबर को किसी से रिप्लेस कर रहे हो, नॉट नेसेसरली कि आप एक्स इक्वल टू अल्फा ही पुट कर रहे हैं, यू कैन पुट एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, एनीथिंग। आप ए को बी पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल और करते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले। मान लो जी बेटा एक डिटर्मिनेंट है, ध्यान से देखिएगा, उसी डिटर्मिनेंट को मैं दूसरे तरीका से बना रहा हूं। मान लो बेटा ये है 1 1 1 एंड ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये सवाल है कि सर इसमें क्या फैक्टर थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहला क्या है कि आप देखिए कि किसी को किसी से रिप्लेस करने पे डिटर्मिनेंट जीरो बन रहा है क्या। जीरो बनने का मतलब क्या होता है कि क्या दो रोज एंड दो कॉलम्स आइडेंटिकल बन रहे हैं क्या। तो आपने ए को रिप्लेस किया बी से, तो ये हो जाएगा बेटा 1b b स्क्वायर 1b b स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, सर व्हेन वी आर पुटिंग a इक्वल टू b, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज बिकमिंग जीरो। तो वी कैन से कि a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। क्या आप लोगों को याद है बेटा कि मैं फैक्टर के नाम को एक ऐसा बताया था ना याद करने के लिए सिंपल, कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, तो जल्दी से बोल दिया करो। ये फैक्टर के लिए मैं आप लोगों को बताया था ना बेटा, फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ। फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ कि वी कैन टेक एक्स माइनस अल्फा कॉमन। हम ये फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं। अब समझने वाली बात ये कि सर हमारा डिटरमिनेंट था ये, ध्यान से समझिएगा, मेरा डिटरमिनेंट था ये। एक बार वापस बता रहा हूं बेटा, डिटरमिनेंट क्या होता है, एक वैल्यू होता है। और वैल्यू क्या हो सकता है, एक नंबर होगा। नंबर कैसा हो सकता है सर, या तो रियल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ भी हो सकता है वो। तो मुझे मालूम है कि सर अगर ए को मैं बी पुट करता हूं तो डिटरमिनेंट जीरो बन रहा है, दैट मींस ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो मैंने डिटरमिनेंट ए माइनस बी कॉमन ले लिया। अब दूसरा सवाल ये है कि सर जरूरी थोड़ी है कि आप ए माइनस ए बी पुट करोगे तो ही होगा। आप बी को सी पुट करके देखिए, कीजिए बी को सी पुट। यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, और कहीं बी है नहीं तो पुट तो करेंगे नहीं। तो 1c c स्क्वायर 1c c स्क्वायर आइडेंटिकल बन रहे हैं, तो डिटरमिनेंट जीरो बनेगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम लोग बेटा कि बी माइनस सी भी एक फैक्टर होगा। और अगर बी माइनस सी फैक्टर है तो कॉमन भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। परफेक्ट। क्या सी को ए पुट करने से भी आ रहा है डिटरमिनेंट जीरो? हाँ जी सर, आप सी को ए पुट करके देखिए, तो भी वन ये ए स्क्वायर वन ए स्क्वायर जीरो बन रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर सी इक्वल टू ए पुट करने पे भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ रहा है, दैट मीन सी माइनस ए फैक्टर होगा। और सी माइनस ए फैक्टर होने का मतलब होता है कि सर वो कॉमन निकल के आ जाएगा। अब एक दिमाग लगाना होगा आप लोगों को,
और यहाँ के बाद सबसे ज्यादा क्रुशियल स्टेप शुरू होता है और बच्चे इसके बाद ही गलती करना शुरू करते हैं। वो चीज क्या है, ध्यान से देखिए। वो चीज ये है बेटा कि आप डिटरमिनेंट में कभी भी मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ यूं डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, हाईएस्ट पावर जो बनेगा, हाईएस्ट डिग्री जो निकल के आ रहा है वो 3 निकल के आ रहा है। बी इंटू सी स्क्वायर डिग्री 3, सी इंटू बी स्क्वायर डिग्री 3। आप इनको ऐसा कर लीजिए, इनको ऐसा कर लीजिए, किसी को भी कर लीजिए, मैक्सिमम डिग्री 3 आएगा। और डिग्री 3 होने का मतलब होता है कि सर 3 फैक्टर्स मिलेंगे आपको। पॉलिनोमियल का जितना ज्यादा डिग्री उतने ही फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी डिटरमिनेंट के पावर 4 है, डिग्री 4 आ रहा है, तो उसमें 4 फैक्टर्स आएंगे। ये बात समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। गुड। तो आप बेटा 3 फैक्टर्स निकल कर आ गए हैं और हमारा डिग्री 3 बन रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सर अब कोई अलग फैक्टर नहीं आएगा। ना ए आ सकता है, ना बी आ सकता है, ना सी आ सकता है। क्योंकि अगर गलती से किसी बच्चे ने ए सोचा यहाँ पे कि सर ए तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा ए बी सी और ए, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बी सी आ रहा है और इनका डिग्री क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हमारा डिटरमिनेंट मैक्सिमम डिग्री दे सकता है 3, तो ए नहीं आएगा। अब वो क्या आ सकता है, एक कांस्टेंट आ सकता है सर। और वो कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, एक वैल्यू होता है। तो वैल्यू को क्या लिख सकते हैं सर, के। नाउ द होल आइडिया इज हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो कैसे फाइंड करेंगे? क्या बोला था कि देश आजाद है, जो मर्जी करो। ए इक्वल टू 1 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, आपकी मर्जी है। ज्यादातर आसान आसान वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन, अब ये मत करना कोई बच्चा आगे बोला सर ए को वैल्यू 100 रख दो, बी का वैल्यू 1000 रख दो, सी का वैल्यू 20,000 रख दो। करके फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा। अल्टीमेटली आंसर तो वही आएगा आपको। तो जितना ज्यादा हो सके सेम सेम छोटा छोटा वैल्यू रखें और सेम सेम ना रखें। तो ए को 1 रखता हूँ, बी को 0 रखता हूँ, सी को -1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पूरा आपके हाथों में, क्या रखना चाहते हैं। अब डिटरमिनेंट क्या बन रहा है, याद रखें बेटा, मैं माइनस यहाँ पे रख करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप अवॉइड करें नेगेटिव वैल्यू रखने से, क्योंकि कैलकुलेशन में एरर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। जल्दबाजी में साइन गलत हो जाएगा, तो इससे बढ़िया कि सर हम रखें ही ना -1 नेगेटिव वैल्यू। अब ओवरऑल क्या बन रहा है बेटा, 1 1 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू -1, एंड ये हो जाएगा 1 0 और 1। राइट साइड की बात करते हैं, a माइनस बी मतलब 1 -0 1, फिर b माइनस सी 0 -1 1, सी माइनस ए -1 -1 -2 इंटू के। सॉल्व करके देखें आंसर क्या आ रहा है, आप लोग कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग। मुझे बताओगे बेटा किसके अलोंग खोलना चाहोगे डिटरमिनेंट को? अलोंग सेकंड कॉलम, वेरी गुड। अब ये मत करना वापस से इसको पकड़े फिर इसको मल्टीप्लाई, इसको पकड़े ना, जरूरत ही नहीं है। सेकंड कॉलम के अलोंग ओपन करो, डिटरमिनेंट का वैल्यू जल्दी निकलेगा। सेकंड कॉलम में आप 1 को पकड़ोगे, ध्यान से समझिए वापस से। 1 कौन सा एलिमेंट है बेटा, सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ऑड पावर से आ रहा है ना। ये ए 1 2 है, 1 2 क्या होगा, 3 होगा। जब 3 होता है तो बेटा कोएफिशिएंट कैसा बनता है, नेगेटिव। तो -1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम डिलीट, 1 + 1, सोच कर देखिए, 1 इंटू 1 और -1 इंटू 1। बाकी को मेरे को टेंशन लेना है ही नहीं, क्यों सर, क्योंकि ये 0 0 है, तो इनके बारे में क्या ही टेंशन लेना। एंड इधर बन रहा है आपका -2 के, तो ध्यान से देखिए, -2 उधर, -2 इधर, के का वैल्यू क्या हो रहा है, 1। तो आंसर क्या हो गया, फाइनली आंसर क्या हो रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, के का वैल्यू 1 आ रहा है। इसलिए बोला था कि ये रिजल्ट को आप याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। ये वाला एग्जांपल में किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। 50% क्लैरिटी मिला? यस सर। 50% मिला तो ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप 50% और ऐड कर लेंगे, 100% समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जी सर। चलिए फैक्टर प्रॉपर्टी पे एक और सम को करते हैं। लो जी, डिटरमिनेंट बनाता हूं मैं।
1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये ले लेता हूं। उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब ले लिया, क्या ही फर्क पड़ता है सर, फैक्टर तो वापस से वही आ रहे हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी मिलने वाली है। ध्यान से समझिए बेटा कि सर एक आइडिया तो आ रहा है यहां से कि अगर मैं एक्स को वाई से रिप्लेस करूं तो डिटरमिनेंट 0 बन रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर एक्स माइनस वाई फैक्टर होगा? बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। सारे बच्चे समझ रहे हैं कि अगर एक्स को वाई से रिप्लेस करूंगा तो डिटरमिनेंट 0 बन रहा है, दैट मींस एक्स माइनस वाई इज अ फैक्टर। वाई को जेड से रिप्लेस करूंगा तो भी 0 बन रहा है, यस एंड जेड को एक्स से रिप्लेस करूंगा तो भी 0 बन रहा है। सेम कहानी। अब सवाल ये है कि सर पिछले वाले में के लिखा था हम लोगों ने, क्या इसमें भी के ही लिखेंगे या कुछ और होगा? कुछ और। सोचते हैं सर क्या होने वाला। अब टोटली दिमाग लगाना है बेटा कि ये डिटरमिनेंट की कितनी औकात है, कितना डिग्री दे सकता है। तो हमने सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हाईएस्ट टर्म को, तो बेटा मिला 4। 4। बात समझ रहे हो? यस सर। आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब कोई बच्चा है ऐसा नहीं बोलेगा सर x3 और y3 को मल्टीप्लाई कर दो। बेटा एलियन थोड़ी हो, इंसान हो ना, तो कैलकुलेशन इंसान जैसा करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये डायरेक्शन में, तो आप यू डायरेक्शन क्यों फॉलो कर रहे हो? सो पावर 4 आने का चांस है और आ रहा है। लेकिन राइट साइड में हमने देखा कि सर 3 ही फैक्टर निकल के आ रहे हैं, अभी एक फैक्टर और पॉसिबल है, वो कहां से निकाला जाए? वो निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सर 3 तो इधर हैं, 3 इधर हैं, एक फैक्टर और दूंगा तो पावर 4 हो जाएगा। अब एक फैक्टर क्या देंगे सर? एक्स देंगे, वाई देंगे, जेड देंगे। तो बेटा याद रखना पड़ेगा पावर 1 का फैक्टर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सर क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला एक बार फिर बताना। वापस से समझिए, वापस समझिए मैंने क्या लिखा है, एक बार और, एक बार और, एक बार और। ये आप समझते हो बेटा कि यहां से डिग्री 3 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए एक्स वाई जेड, मैक्सिमम एक्स वाई जेड और डिग्री 3 आने वाला है। यस और सर। हमको डिग्री कितना चाहिए बेटा? डिग्री 4 चाहिए, चाहिए। तो एक डिग्री बच रहा है, मतलब एक और लीनियर फैक्टर बच रहा है। लीनियर फैक्टर जो होता है उसका फोटो होता है ये के इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सर क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होगा फिर? लिख के दे रहा हूं, याद रखेंगे। क्वाड्रेटिक तक, क्यूबिक तक आपको याद रखना होता है। बाकी के पावर 4 कभी आज तक एग्जाम में आए नहीं और ना ही पूछता है। सच पूछो तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक लीनियर फैक्टर कहीं क्वेश्चन में लगाने की जरूरत हो तो आप इसको यूज कर लीजिए, के इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर लगाने की जरूरत हो तो नीचे बता दे रहा हूं, वो याद कर लेना। तो क्या अभी ये क्लैरिटी मिली कि मैं कौन सा दिमाग लगाकर ये लिख रहा हूं? नहीं मिला ना? देखो फिर से बेटा, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री 3 आएगा। यस हमको सर। डिग्री चाहिए 4, हमको डिग्री चाहिए 4 और हमको डिग्री मिल रहा है 3। मतलब सर एक और फैक्टर की जरूरत है, और वो फैक्टर का डिग्री कितना होना चाहिए बेटा लोग? 1। क्योंकि गलती से अगर ये क्वाड्रेटिक हुआ तो इसका डिग्री 2 और इसका डिग्री 3 मिलकर हो जाएगा 5, और हमको चाहिए था 4। तो हमको क्या देना पड़ेगा? लीनियर फैक्टर देना पड़ेगा सर, जिसका डिग्री 1 होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। समझो, थोड़ा और दिमाग लगाएं, आप लोग समझ जाएंगे कि सर यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 है, तो हमें एक और डिग्री वाला टर्म देना पड़ेगा। 2 डिग्री वाला क्यों नहीं सर? क्योंकि बेटा अगर 2 डिग्री वाला दे दोगे, इधर का 3 और इधर का 2, 5 हो जाएगा ना। 3 डिग्री वाला भी नहीं दे सकते, इधर का 3 इधर का 3, 6 हो जाएगा, और आपको चाहिए 4। तो आपको देना क्या पड़ेगा? एक लीनियर फैक्टर देना पड़ेगा, और लीनियर फैक्टर्स को हम क्या लिखते हैं? इस फॉर्म में। के क्या है बेटा? के वही एक डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट से सारे फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। क्लैरिटी मिला कि नहीं मिला? सर ये किस मतलब कहाँ पे यूज करना है ये वाला फॉर्मूला? लो जी एक बार और समझा रहे हैं। यहाँ जहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट कि सर हमको डिग्री चाहिए था 4 और यहाँ पे मिल रहा है 3, तो यस मुझे सर। एक और फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। और वो फैक्टर का डिग्री कितना होता है बेटा लोग? 1 होगा सर, क्योंकि 3 तो दे दिया ऑलरेडी। एक लीनियर फैक्टर आपको और ढूंढना है जिसका डिग्री 1 होगा। तो डिग्री 1 वाले फैक्टर को आपको याद करना पड़ेगा, वो ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यों बेटा? क्वेश्चन एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड के फॉर्म में है ना, तो आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड रखोगे। अगर क्वेश्चन ए बी सी के फॉर्म में होता तो मैं ए प्लस बी प्लस सी लिखता। तो यस अब सर। आप देखिए, अब आप देखिए आपको डिग्री 4 मिलेगा। मल्टीप्लाई करो, हर एक फर्स्ट टर्म को पकड़ करके देख लो, आपको डिग्री 4 मिल जाएगा। एक्स 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 स्क्वायर वाई और जेड मिल रहा है कि नहीं आपको जेड। डिग्री 4? यस सर। हाँ। और बगल में ये क्या है? अब देखो डिग्री 4 आ रहा था और मैंने 4 फैक्टर निकाल लिया है, लेकिन एक कांस्टेंट भी तो बच सकता है, क्योंकि ये चारों डिटरमिनेंट से कॉमन आ रहे हैं और डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है? एक वैल्यू होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा लोग? ये लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, क्योंकि सर डिटरमिनेंट है। नाउ द होल आइडिया इज हाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन अगेन के का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा? x माइनस अल्फा। ना 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 ना, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए हीट एंड ट्रायल, वैल्यू तुक्का मेथड, जो मर्जी कीजिए और आंसर आएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा लोग। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, ये डिटरमिनेंट लिखिए और आप एक्स वाई जेड कुछ भी रखिए और के का वैल्यू आ जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सर। सर प्रीवियस स्लाइड ही निकाल दो। हाँ जी आपको स्क्रीन देखना है ना आप लोगों को? स्क्रीन तो दिख रहा है पर स्लाइड नहीं दिख रही। हाँ जी सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करें। ये होमवर्क दे दूं, आप लोग कर लोगे? यस क्या वैल्यू रखना चाहोगे आप लोग? बता दो क्या वैल्यू रखना चाहेंगे। एक्स का वैल्यू क्या लेना चाहोगे? 1 जीरो। 1। वाई का वैल्यू जीरो। 0 जीरो। जो मैं सिखा दिया बस वही रट लो, खुद से नहीं रख सकते हो। एक्स का वैल्यू 0 ले लो, वाई का वैल्यू 1 ले लो, जेड का वैल्यू 2 ले लो। खुश? यस यस सर। सर। का वैल्यू आ जाएगा, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ बेटा, के का वैल्यू 1 ही आएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए? सर एक बार रुक जाओ। क्या बोला बेटा आपने? सर करके देख रहे हैं, रुक जाओ। कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है, आधा घंटा ऑलरेडी हो गया सिर्फ फैक्टर थ्योरम पे पढ़ाते पढ़ाते। सर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक का भी बता दो। हाँ बता देते हैं, क्यों ही टेंशन लेते हो। लो जी, अगर आपका लीनियर फैक्टर ढूंढना हुआ, अगर एक लीनियर फैक्टर ढूंढना है तो आप लिखेंगे के इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर ढूंढना हुआ तो आप लिखेंगे के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आया? याद करने का सबसे सिंपल तरीका बेटा ऐसा याद करो, लीनियर फैक्टर ढूंढना है के इंटू ए प्लस बी प्लस सी पावर 1। क्वाड्रेटिक ढूंढना है के इंटू ए प्लस बी प्लस सी पावर 2। अच्छा, अब ये वाला हम लोग प्रीफर क्यों नहीं करते हैं? रीजन ये है कि हम लोग एक कांस्टेंट मिस कर जाते हैं। ये इसी का बच्चा है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करके देखना, आपको यही मिलेगा। बच्चे फॉर्मूला याद है? शैतान होते हैं ना सर, हाँ जी, बच्चे काफी शैतान होते हैं। ये वाला हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोग एक कांस्टेंट मिस कर जाते हैं। तो वी प्रीफर दिस वन कि अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको ये लिखना चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। क्यूबिक। क्यूबिक का भी लिखना है आप लोगों को? हाँ सर, याद इसने कह रहे क्यूबिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जबरदस्ती का बोल रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ। आसान वाला कौन सा होगा? के इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल सी क्यूब। अगर क्वेश्चन एबीसी के फॉर्म में तो ऐसा लिखोगे, अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना, वो ये हो जाएगा के इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर प्लस में एम इंटू ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी सॉरी सी स्क्वायर ए प्लस एन इंटू ए बी सी। शायद यही होता है। अब मैं इतना नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतना जरूरत नहीं होता है। क्यूबिक का कुछ ऐसा हो जाएगा, जरूरत पड़ा तो बेटा इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। डन? यस सर।
इसको आप लोग ना लिखिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये क्या होता है। लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, वो लिख लो क्योंकि वो सही है। इस पे मेरे को डाउट है, इसलिए आप लोग ना लिखो तो सही है। सर अब लिख लिया फोर। लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ओपन करके देखना कि क्या यही आता है कि दूसरा आता है। ओके सर। ठीक है जी। हाँ जी सर, 80% श्योर होगी यही होगा, लेकिन 20% डाउट है तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। आगे चले अभी। यस सर। आप लोगों ने ये वाला करके देखा, थीटा वैल्यू 1 आया ना? यस सर। 1 ही Yes, आएगा, sir. 1 ही आएगा। Yes, तो sir. चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का लेक्चर आधा घंटा बाद शुरू हो रहा है। काफी जीनियस लोग हैं आप लोग। चलिए जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसका नाम है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बहुत काम का फंडा है ये चीज सिखा रहा है। याद रखें कि जब मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर शुरू करूंगा मैं, तो मैं ना ही मैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, ना ही मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पे करके रख लिया ऑलरेडी। तो मैं दोबारा से सेम चीजों को बताऊं, मजेदार चीज नहीं है। हाँ, अगर हम मैट्रिक्स से फर्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे तो उसके बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो उसमें ये वाला एक क्वेश्चन है जो ये आएगा जरूर आपके सामने। ये क्वेश्चन आएगा जरूर आपके सामने, तैयार रहना। अच्छा, ये बोल क्या रहा है? सीधा सीधा बोल रहा है कि देखो भैया, अगर डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 हो जाए या डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 हो जाए या दोनों ही 0 हो जाए, तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल आंसर आता है। बात समझ में आ गई? अब एग्जांपल के लिए आपको सीखना है तो एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं। 3/3 ले लो, 4/4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर ले लेता हूँ 1 0 0 2 3 0 4 6 7। कोई बोल रहा है कि भैया इसका वैल्यू बताओ, तो आपने देखा कि इस डायगोनल के ऊपर वाला सारा ही 0 है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1 इंटू 3 इंटू 7 और आंसर इज 21। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स। याद रखें बेटा, इस पे जेई सवाल कर सकता है, अगर मन में आया करना है तो कर देगा, उसकी मर्जी है भैया, बिल्कुल कर सकता है वो। अच्छा, ये प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये चीज समझिए आप। आपसे एक डिटरमिनेंट देगा, क्वेश्चन कैसा आ सकता है? एक डिटरमिनेंट आपको दिया जाएगा, मान लीजिए वो डिटरमिनेंट है a इज इक्वल टू, मैं 2/2 का डिटरमिनेंट ले रहा हूं, 1 2 3 4। अब मुझे आप लोग सारे एलिमेंट का को फैक्टर बताने वाले हो। यस सर। 1 का को फैक्टर क्या होगा बेटा लोग? फोर। 2 का को फैक्टर क्या होगा? -3। -3। वेरी गुड। एंड 3 का को फैक्टर क्या होगा? -2। -2। एंड 4 का को फैक्टर क्या होगा? 1 2/2 मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो, उसका को फैक्टर निकालने का आसान तरीका क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है बेटा लोग को फैक्टर निकालने का आसान तरीका? एलिमेंट को स्वैप कर दो, डायगोनल को स्वैप कर दो, इधर 1 है इधर 4 लिख दो, इन दोनों को चेंज कर दो और इन दोनों को चेंज कर दो, डायगोनल को सेम रखो, नॉन डायगोनल को साइन चेंज कर दो। बात समझ में आ गई? याद रखो ये तरीका। Yes, sir. Yes, sir. Element of diagonal and non-diagonals, but we change the sign of elements of non-diagonal. इनको इंटरचेंज कीजिए, इनको इंटरचेंज कीजिए, बस इनका साइन चेंज कर दीजिए, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई? आ गई। अच्छा, अब इनका आप लोग वैल्यू बताएं। 4 - 6, आंसर आ रहा है माइनस का 2। -2. नीचे वाले का आंसर बताओ। -2। 4 - 6। दोनों में कुछ चेंज हुआ? नो सर। No, sir. इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा कि सर अगर एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को हम उसके को फैक्टर के एलिमेंट से रिप्लेस कर दें तो हमारा आंसर आता है वही डिटरमिनेंट, और पावर में
डिटर्मिनेंट के डिग्री डिटर्मिनेंट का ऑर्डर से एक कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना था बेटा, 2 था, तो मैं क्या लिखूंगा, -2 का पावर 2 - 1, तो आंसर हो जाएगा -2 का पावर 1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाता, -2। रिजल्ट आपके सामने है। अगर एक डिटर्मिनेंट है, अगर उसके को फैक्टर से रिप्लेस किया जाए तो ये पावर में लिखा है, मैं इसको सही कर देता हूं। ये बेसिकली ऐसा लिखा है, डेल्टा का पावर n-1। समझ गए? नहीं समझे सर, क्वेश्चन कराओ। लो जी, क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर ये रिजल्ट आपको याद नहीं हुआ तो वो बोलते हैं ना कि जानबूझ करके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला हाल हो जाएगा। आपके सामने डिटरमिनेंट दिया है और बोल रहे भैया इसका वैल्यू बताओ। कितना खतरनाक सा लग रहा है ना इसका शक्ल। यस सर। लेकिन अगर थोड़े स्मार्टली सोचोगे, जो आप लोग हो नहीं, हो आप लोग? सर है। हाँ, मुंह से तो सारे लोग Yes. बड़े बनते हैं। लो जी, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बेटा इसका को फैक्टर बताएं आप लोग। x³ -1, क्या वही लिखा है? हाँ जी सर। इसका को फैक्टर बताओ, रो कॉलम डिलीट, x² - x² 0 दिया है। इसका को फैक्टर ढूंढिए, x - x⁴ दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि आपने एक डिटर्मिनेंट दिया, सुनना ध्यान से, मैंने एक डिटर्मिनेंट दिया और मैं उसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया हूं। जैसे 1 को रिप्लेस किया 1 के को फैक्टर से, x को रिप्लेस किया उसके को फैक्टर से, x² को रिप्लेस किया उसके को फैक्टर से, सारे एलिमेंट को उसको उसके को फैक्टर से रिप्लेस किया गया है। तो आंसर मैंने आपको क्या सिखाया था कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को लीजिए और पावर में ऑर्डर -1। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना था बेटा लोग, 3, और -1 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 पावर 2, और आंसर इज 9। 9. इतना जल्दी अगर ये रिजल्ट मालूम रहेगा तो आप सवाल को कर सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए। रिजल्ट क्या है बेटा, इफ वी रिप्लेस एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट फ्रॉम इट्स कोफैक्टर, then the value of cofactor determinant will be determinant power order -1। बात समझ में आ गई? यस Yes, sir. तो याद रखें। अच्छा, हिंट क्या होता है सर? हिंट देखो सीधा सीधा होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा और कोई दूसरा डिटरमिनेंट का पूछेगा, तो आपका डायरेक्ट दिमाग में जाना चाहिए सर कहीं ना कहीं ये को फैक्टर वाला तो हाल नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आपको एक डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया और कोई दूसरा डिटरमिनेंट का पूछ रहे हैं आपसे, तो पहले सोचो कि क्या सर वो डिटरमिनेंट का को फैक्टर वाला डिटरमिनेंट तो नहीं है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये हिट करना चाहिए। और याद रखिए, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी को जेई पूछ सकता है, चांसेस हैं पूछने का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी से जाने से पहले कुछ नोट डाउन करना रहेगा, और याद रखें बहुत काम का चीज है ये। ऐसा समझो कि ये गाइडलाइन से डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, तो जब भी आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे इन सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते रखते सॉल्व करेंगे। पहला क्या है बेटा, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल अप्लाइंग ऑपरेशंस ऑन डिटरमिनेंट दैट एटलीस्ट वन रो मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है, सुनना ध्यान से। लेट्स से कि A1 B1 C1, यहाँ पे A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये एक डिटरमिनेंट है। और आपने ये सोचा कि सर मुझे इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने किए जा सकते हैं गलती से बचने के लिए? ऐसा नहीं है बेटा, जीनियस आदमी रहेगा तो 10-15 ऑपरेशन भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एरर से बचना है तो सर हमें कितना ऑपरेशन फॉलो करना चाहिए, ऑर्डर -1। इसका ऑर्डर कितना है, 3 -1। मतलब सर हम लोग एक टाइम पे 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम R1 में अप्लाई करें और R2 में अप्लाई करें, नहीं तो मैं R1 R3 में अप्लाई करूं, नहीं तो मैं R2 और R3 में अप्लाई करूं। अब ऐसा बिल्कुल ना करें कि एक ही साथ चेंज कर दे कि R1 को भी चेंज कर दिया, R2 को भी चेंज कर दिया, R3 को भी चेंज कर दिया। बेटा ये गलत हो जाएगा। एक टाइम पे सिर्फ 2 ऑपरेशन ही करना है आपको। अच्छा, 2 ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब आप R1 और R2 को चेंज कर रहे हो तो बेटा R3 एज इट इज आ रहा है,
जब आप R1 और R3 में अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन तो R2 बच रहा है, R2 और R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 बच रहा है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि while applying the operation at least one row or column should remain unchanged, एक चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 का ऑर्डर रहता तो बेटा 3 ऑपरेशन एट अ टाइम पॉसिबल था। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जिंदा हो सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. देखना भैया, पढ़ाते पढ़ाते 2-4 लोग गायब हो जाएं, बाद में बोलोगे सर का दोष है, सर ने ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि सारे गायब हो रहे हैं। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा। ये वाला ऑब्जर्वेशन बहुत काम का ऑब्जर्वेशन है। सम प्रॉपर्टी कितने बच्चों को याद है? आपको टाइम मिलेगा 2 मिनट। सम प्रॉपर्टी याद है? वेरी गुड। अब आप लोग को इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है सम प्रॉपर्टी के थ्रू। बताइए कितने डिटरमिनेंट बन सकते हैं? सवाल समझ में आया सारे बच्चों को? और एक क्वेश्चन समझ में आया? रिपीट कर दो ना। इसको अगर मैं सम प्रॉपर्टी से, सम प्रॉपर्टी क्या था कि अगर किसी रो को हम लोग 2 डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, सम ऑफ रो में अगर ऐसा लिखा गया है तो हम किसी भी रो को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 डिटरमिनेंट को फॉर्म में, कीपिंग अदर रोज कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं A1 A2 A3 3. B1 प्लस Y1 B2 प्लस Y2 B3 C1 प्लस Z1 C2 प्लस Z2 C3। दूसरा वाला डिटरमिनेंट क्या बनेगा बताइए आप लोग? x1 वेरी गुड। X1 अपॉन x1 x2 एंड 1 सॉरी 0 यहाँ पे मुझे A3 लिखना चाहिए था, सो ये हो जाएगा 0। वेरी गुड। एंड बाकी का बेटा b1 सेम आएगा ना ये वाला? सर गुड, ये आपका सेम आ रहा है यहाँ पे। अब देखो कि जब मैंने पहला रो को एक्सप्रेस किया तो 2 डिटरमिनेंट दिया, इसको एक्सप्रेस करूंगा तो 2 डिटरमिनेंट और देगा, यस सर और इसको एक्सप्रेस करूंगा तो इसमें भी 2 डिटरमिनेंट टोटल कितने डिटरमिनेंट पॉसिबल हैं? 6. हाँ जी, परफेक्ट। टोटल 6 डिटरमिनेंट्स आर पॉसिबल। लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट वाले का जवाब दीजिए। 6 इसमें भी एक मिनट रुक जाओ बेटा, इसको R1 और R3 के हिसाब से खोलना था ना। बात समझिए मैंने क्या बोला? यस इसमें आप R1 को ब्रेक करना चाहिए था और R2 को ब्रेक करना चाहिए था, और हमने क्या किया C1 C2 में ब्रेक कर दिया। गलती तो ये भी नहीं है, लेकिन बात वही आ जाएगा कि अगर R1 के अलोंग खोलेंगे, मैं लिख भी सकता हूँ अलोंग रो, अलोंग कॉलम सॉरी। अगर अलोंग रो ओपन करता तो 4 डिटरमिनेंट बनते, 2 इसका और 2 इसका। अलोंग रो ओपन करता तो टोटल कितने बनते बेटा लोग? 4। लॉजिक समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? Sir. यस सर R1 स्प्लिट कीजिए फिर R2 को स्प्लिट कीजिए, टोटल 4 बनते। इसमें कितने बनेंगे? R1 C1 C2 C3 R1 R2 R3 जो मर्जी कीजिए। 6 R1 बनेंगे R2 और R3। रुक जाओ R1 2 देगा। लो जी ये डिटरमिनेंट है, इसको मैंने ओपन किया तो ये 2 बना। सुनिएगा ध्यान से, पहला रो के अलोंग खोले या कॉलम समझ लीजिए, तो ये 2 दिया, फिर वो रो और वो कॉलम 2 और देंगे, ये भी 2 देगा और ये भी 2 देगा। एंड फिर इसको भी ओपन करोगे तो ये भी 2 देगा, तो ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा और ये भी 2 देगा। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 8 डिटरमिनेंट्स।
नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं ड्रॉप सर। में नहीं आ रहा है। ओपन करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा हिंट दे देता हूं आपके लिए, डिफिकल्ट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस बता रहा हूं क्योंकि कहानी में आता है, जेई वगैरह में ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी लॉजिक लगाना है तो सर लगा लेते हैं। बेटा पहले रो को ओपन करोगे आप लोग, A1 A2 A3, सॉरी कॉलम को ओपन करते हैं हम लोग, बाकी इसको मैं एज इट इज रखूंगा, समझ गए? यस सर। यस। और फिर मैंने क्या किया, इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, X1 X2 X3, और ये सारे सेम बन जाएंगे। अब मैं फर्स्ट डिटरमिनेंट की बात करता हूँ। फर्स्ट डिटरमिनेंट बेटा ये B1, ये वाले क्या ये लोग भी दो दो देंगे? यस सर। तो अब यस सर। समझिए ध्यान से कि ये वाला डिटरमिनेंट दो दिया, तो मैंने वही लिखा है कि ये डिटरमिनेंट आपको दो दिया। अब मैं इसको पकड़ता हूं, इसमें ये अकेला दो देगा वापस, नहीं समझे? ये दो अकेला देगा कि नहीं? यस सर। तो मैंने क्या लिखा कि ये दो देगा, ये वाला दो देगा, और ये वाला भी दो देगा। फिर उसमें भी C1 ये वाला एज इट इज आते रहेगा, अब ये वापस से दो दो देगा, तो मैंने क्या लिखा है कि अब ये भी दो दो देंगे। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 6 8। नहीं समझ में आया? फिर से तो मतलब कि सर जैसे फर्स्ट वाले में हमने किया ना, तो हमने इसमें A1 A2 A3 किया और बाकी एज इट इज किए। जब एज इट इज रखा, वेरी गुड। सेकंड X3, तो जब नेक्स्ट वाले में करेंगे तो उसमें B1 B2 B3 लेंगे और बाकी as it is। तो वैसे करते करते बाकी जाएंगे, Y1 Y2 Y3 वाला सेपरेट हो जाएगा वापस से। वो एज इट इज आएगा मतलब। हाँ, नहीं एज इट इज ये आ जाएगा ना, ये तो वापस दो में टूटेगा। हाँ जी, मतलब ये दूसरी साइड जाएगा ना एक सेपरेट हाँ, होके। तो एक ने दिया दो, फिर ये भी देगा दो, और ये दो किसके चलते देगा, इसके चलते दो देगा बेचारा, जिसमें ये सेम रहेंगे। ओपन करना, घर पे ट्राई करना, नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में वापस पूछना, मैं तो 8 डिटरमिनेंट आप लोगों को बना कर दिखाऊंगा। हाँ जी, ये खुद करके ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ। हाँ खुद करोगे तो ही आएगा। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फटाफट फटाफट, वी हैव 15 मिनट्स टाइम। सो चलिए देखते हैं सर कितना कर पाते हैं हम लोग। पहला सवाल है बेटा लोग, सिग्मा डालना है सर डेल्टा आर में, डिटरमिनेंट में आर। क्या वो फंडा याद आ रहा है सर? अगर सिग्मा डालना है, इंटीग्रेशन करना है, 1 2 3 जो करना है कीजिए। कहाँ करते हैं हम लोग? अगर आपको सिग्मा भेजना बोला जा रहा है, कौन से रो कौन से कॉलम में भेजोगे बताओ? फर्स्ट कॉलम में। परफेक्ट, जिस रो में भेजना है सर, जिस कॉलम में भेजना है भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये कहां से कहां तक बेटा? 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3, ये है 55 385, और ये हो गया 3025। वापस से सॉल्व करते हैं। सिग्मा आर 1 से लेकर 10, फॉर्मूला याद है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये अपर लिमिट 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11, 11/2 दैट इज 55 आ रहा है। यस सर। बात समझ में आया क्या किया मैंने? बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। लेकिन n तो तब आएगा ना जब आपका अपर लिमिट n होगा, लेकिन अपर लिमिट तो सर 10 है, तो रखिए 10, 10 इंटू 11 इंटू 21/6, सो 323725। तो ये हो गया 35 इंटू 11, तो 385 आ रहा है। करके देखिए 385 है बेटा। 1 से मल्टीप्लीकेशन का टेक्निक नहीं मालूम है आपको? पता है। 44 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करोगे, दोनों को सेपरेट कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो 4 4 4 4 ऐड 484 आएगा आंसर। ये सब कैलकुलेशन का टेक्निक होता है, याद रखें। लास्ट वाले का फॉर्मूला क्या था बेटा लोग? n into n plus 1/2 whole square। होल स्क्वायर, इसका मतलब सर इसका होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3025। एंड यहाँ पे 1 2 3, एंड ये वाला 55 385, और आंसर बताइए 0। 0। कौन सा प्रॉपर्टी? आइडेंटिकल प्रॉपर्टी सर, तो आंसर इज 0। कहानी खत्म। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये वाला सवाल पे आते हैं। सर ये क्या किया जा रहा है, ये क्या किया जाएगा सर? डिटरमिनेंट देख के हम लोग डर रहे हैं, क्या करें हम लोग?
चलिए कुछ चीजें बता रहा हूं। जब भी आप बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब भी जनरली ऐसे डिटरमिनेंट्स बोर्ड में पूछे जाते हैं। इतना डिफिकल्ट अब तो वो भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन चांसेस है कि बोर्ड में पूछ सकता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। जब भी ऐसा डिटरमिनेंट आए कि जिसमें आपको लगे कि सर कैलकुलेशन डिफिकल्ट जा रहा है, डू वन थिंग, ट्राई टू क्रिएट वन अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। किसी भी रो में एक या किसी भी कॉलम में एक क्रिएट करने की कोशिश करें। वो एक के हेल्प से 2 0 क्रिएट करने की कोशिश करें। अब मान लो मैंने इसको 1 बना दिया, इसको भी 1 बना दिया, इसको भी 1 बना दिया, तो बेटा 2 0 बन नहीं जाएगा। R2 को माइनस कर दो R1 से और R3 को माइनस कर दो R1 से, 0 तो खुद ही बन जा रहा है। सर फिलहाल इसमें क्या करेंगे, फिलहाल एक काम करते हैं सर, मेरा टारगेट है एक क्यूब लाना, एक क्यूब लाना। आसान करते हैं। क्या मैं यहाँ पे 0 क्रिएट कर सकता हूँ डायरेक्ट? Yes. हाँ सर कर सकते हैं। क्या करें, R2 को चेंज कर दें R2 माइनस 2R1 से। और मैंने आपको क्या बोला था कि एक टाइम पे मैं कितने ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं, ऑर्डर -1। तो मैं R3 को भी चेंज कर देता हूं। दो ऑपरेशन तो अप्लाई कर ही सकते हैं ना, क्योंकि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो 3 - 1 2 ऑपरेशन आर पॉसिबल एट अ टाइम। तो R3 को कैसे चेंज R3 करूंगा, minus R3 3 माइनस 3R 3R1। वेरी गुड। अगर कोई बच्चा यहाँ पे R2 लिख रहा है तो गलत है। क्यों? क्योंकि R2 में आपने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है। समझ गए? तो अब आपको R1 के पास ही जाना पड़ेगा, जिसमें आप ऑपरेशन करते हैं उसको वापस से मत लाना इधर, गलत हो जाएगा। क्योंकि अब R2 का शक्ल चेंज हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे R2 लिखोगे तो आप इसी R2 को समझ करके बैठ जाओगे, वो तो चेंज हो चुका है बेचारा। चलिए जी बनाते हैं डिटरमिनेंट। क्या बन रहे हैं सर? ऊपर वाला तो एज इट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, 2a - 2 0, 3a प्लस 2b इंटू माइनस 2a माइनस 2b। तो 3a माइनस 2a, a माइनस का b, 4a माइनस 2a, 4a माइनस 2a कितना आ रहा है 2a, 3b माइनस 2b b, और 2c माइनस c 0, 2c 0, ये आ रहा है 0। 6 2, R3 चेंज कर रहे हैं ना, हाँ 6 3 3a और 0 हो गया, 3b और 3b 0, 10a 3a 10 7a, फिर 6 और 3 माइनस नहीं प्लस आएगा यहाँ पे भी प्लस ही आना चाहिए था, और यहाँ पे भी प्लस ही आना चाहिए था। सर हाँ इसमें जी B नहीं बिल्कुल। आएगा सेकंड रो हाँ जी में B सेकेंड रो में बी नहीं आएगा। कैंसिल हाँ हो हाँ बी जाएगा। कैंसिल होगा, यस यस बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ये कैंसिल हो रहा है। एंड थर्ड कॉलम में तो बी आ रहा है ना, हाँ वो आ रहा है। तो 7a और वहां से आ जाएगा बेटा 3b और 3c कैंसिल हो रहा है, तो 7 और 3b और वो कैंसिल हो रहा है। अब क्या करेंगे, अलोंग फर्स्ट कॉलम उसको ओपन कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम ओपन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, a इंटू 7a प्लस 3b, तो ये हो गया 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस 3ab, ब्रैकेट ओपन किया 3ab, तो ये और ये कैंसिल हो रहा है और आंसर हो गया एक। ए क्यूब सर। और यही आपको प्रूफ करना था और हमने किया। होल आइडिया क्या सर था सर वो बताएं। हाँ जी बेटू सर इसमें बताओ। ऐसे भी कर सकते हैं कि थर्ड रो में ना वो लगाना ऑपरेशन R3 minus 3 R2। कर सकते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा, कर लीजिए ना, सर कोई जीरो दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, आप सही बोल रहे हो। उसके उसका एक फायदा होगा कि आप यहाँ पे एक 0 क्रिएट कर दोगे, 0 आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं आप। वो 0 आने से आपका कैलकुलेशन में भी और इजी हो जाए। और 0 क्योंकि अब ये तो 0 बन गया, तो ये तो कहानी खत्म, सिर्फ इसका करना हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब बच्ची ने दिमाग दिया है तो क्यों ना उसके दिमाग को यूज किया जाए। बेटा अगर आप ये ऑपरेशन करते, एक और ऑपरेशन करते, लेट्स से कि मैं कुछ दूसरा तरीका यहाँ पे कर रहा हूँ, पूरा सेम। और मैंने क्या किया, कौन सा बेटा आपने बोला था, R3 को चेंज कर रहे हैं हम लोग किससे, R3 R3 माइनस minus 3R2, यही ना।
यस सर। 3R2, क्योंकि 3A into 3 तभी तो 0 बनेगा। हाँ जी सर। यस तो बेटा ये आपका सर। डिटर्मिनेंट लीजिए, लीजिए। अब आपने बोला है तो एक यहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ये हो जाता बेटा, ये भी 0 बनता, ये 0 बनता, और ये क्या बनता, A 7A+3B, 7A+3B माइनस 6A plus 3B माइनस 3B। माइनस 3B ना, क्योंकि यस माइनस सर। है। ये और ये कैंसिल हो जाता और यहाँ पे हो जाता A, तो यहाँ पे क्या बचता बेटा A। क्या वो प्रॉपर्टी याद हो रहा है कि सर अगर डायगोनल के या तो ऊपर या तो नीचे एलिमेंट्स 0 दिख जाए तो आंसर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते थे आप लोग, ए क्यूब। क्यूब। नो कैलकुलेशन। बहुत अच्छा दिमाग दिया बेटा आपने, वेरी गुड। ये वाला ऑलरेडी हो चुका है, ये कैसे निकल के आ रहा है वो आप लोगों को सोचना है, फिर ये कैसे निकल के आ रहा है, ठीक है। हाँ, आई विल से कि बेटा थिंक इट एज फैक्टर थियरम। फैक्टर थ्योरम से सोचकर देखिए कि क्या सर ए को बी रखने से आंसर मेरा चेंज हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग कि अगर मैं ए को बी पुट करूं, आप ए को बी पुट कीजिए, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी बी, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। सारा पुट करना है तो बेटा ये बी बी सी बी और बी बी स्क्वायर, हाँ ये सी बी एंड ए बी 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 सी, बी स्क्वायर बी सी 0 बन रहा है, तो ए माइनस बी फैक्टर होगा। याद आ रहा है आप लोगों को, यस सर। फैक्टर थ्योरम से सोचना है। एंड वापस से अब एक चीज देखिए बेटा, यहां पे मल्टीप्लाई करते तो कितना डिग्री का बन रहा है, 4 डिग्री का, 2 और 4 नहीं 5 डिग्री का बन रहा है। क्यों, क्योंकि सर अगर मान लो कि मैंने ए को पकड़ा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 बन रहा है ना, ए इंटू बी स्क्वायर, और ये ए बी, तो बी क्यूब ए आ रहा है, ए इंटू ए बी क्यूब, और टोटल डिग्री कितना बन रहा है बेटा, ए स्क्वायर बी क्यूब, कितना बन रहा है 5। 5 डिग्री दे सकता है ये डिटर्मिनेंट, और आपने 3 फैक्टर को ढूंढा है, 2 फैक्टर और ढूंढना होता आपको। 2 फैक्टर मतलब सर डिग्री 2 का फैक्टर ढूंढना होता, और डिग्री 2 का फैक्टर मैंने आप लोगों को क्या बताया, के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में एल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। के को कैसे फाइंड करोगे, कुछ वैल्यू रखे, याद रखना के का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, तो ही ये वाला टर्म यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, एल का वैल्यू 1 आएगा। के और एल फाइंड करने के लिए के लिए 0 1 2 रख लो, और एल के लिए आप 1 0 -1 रख लो, दोनों को अलग अलग रख लीजिए। 2 फाइंड करना है ना, तो आपको 2 बार तुक्का लगाना पड़ेगा, एंड इसको अगेन स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट के फॉर्म में याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है जनरली बेटू जब जब फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं तब तब स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट माना जाता है उनको। मैं आपको वापस से होमवर्क दे देता हूं, बनाने के तो बना दोगे आप लोग। आप ये भी कर सकते हैं कि सर एक काम कीजिए, मस्त आइडिया दे रहा हूं आपको, क्या कि सर R3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ C1 को मल्टीप्लाई कीजिए A से, B1 को मल्टीप्लाई कीजिए B से, और C1 को मल्टीप्लाई कीजिए C से। मेथड नंबर 1, R3 चेंजेस टू, नहीं 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 नहीं, C1 को चेंज कर रहा हूं मैं A इंटू C1, C2 को चेंज कर रहा हूं B इंटू C2, C3 को चेंज कर रहा हूं C इंटू C3। आप देखोगे तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, तीनों में ए बी सी दिखेंगे, आप एबीसी कॉमन ले लीजिएगा। जैसे ही आप एबीसी कॉमन लोगे 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा, फिर 1 को 0 बनाना बहुत आसान होता है, खाली माइनस तो करना होता है। ये सारा चीज आप लोगों ने एनसीईआरटी में करके रखा होगा, बट मैं रिकमेंड क्या करूंगा बेटा, दोनों मेथड से बनाओ, फैक्टर थ्योरम से भी सोचे और इसको ऐसे भी सोचे। चमका, यस सर। परफेक्ट। अब नीचे आपको कुछ मिलेंगे डिटर्मिनेंट्स,
ये सारा डिटरमिनेंट आप लोग के लिए होमवर्क है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए सोइली से शुरू करेंगे, लेकिन ये सारा डिटरमिनेंट आपको करके आना है सारा। देखो अगेन स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट, सारा स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट आपको याद करना होता है। ये डिटरमिनेंट आप लोगों ने एनसीईआरटी में किया है, इसलिए आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। सर इस बार संडे के टेस्ट का सिलेबस किसी ने भी नहीं भेजा, चिराग सर ने भी नहीं भेजा, आपको बोला था, आपने भी नहीं भेजा ग्रुप में। यस सर। बेटू मैंने बताया तो था आप लोगों को, सर कई तो बार बोल चुका मैं। सर तो हमने बोला तो था कि आप ग्रुप में सेंड कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं आज भेज दूंगा। मैं वैसे चैट बॉक्स में लिखा था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था शायद, मुझे लगा कि आप लोग नोट कर लिए रहोगे।